के हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल, जिनसे हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल, जिनसे मसला अब हैं मुसलमान, कहाँ चूक हुई। होकर के पूरे हिंदुस्तान की आवाम से कहना चाहता हूं कि ये जो घरों को तोड़ने की साजिशें हैं, इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको तरीके बदलने पड़ेंगे। आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन है आपके पास, राइट टू एजुकेशन है आपके पास, राइट टू फूड है। यूपीए 2 ने दिया है आपको ये हथियार, इन हथियारों का इस्तेमाल करिए। अगर कहीं आपके इर्द गिर्द ऐसा कुछ हो रहा है, हम लोग इस लड़ाई को लेकर के, अभी जो मध्य प्रदेश में हुआ है, उस लड़ाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते। मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। बहुत शुक्रिया। आंख मूंदे कहां तक गुजरता चलूं, ये तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं। मैं के शायर भी हूँ और मुअर्रिख भी हूँ, मैं के शायर भी हूँ और मुअर्रिख भी हूँ। जुल्म जितने भी हों दर्ज करता चलूं, आंसुओं की गवाही से लिखता रहूं, खून दिल की सियाही से लिखता रहूं, आंसुओं की गवाही से लिखता रहूं, खून दिल की सियाही से लिखता रहूं। हमने जो कह दिया कह दिया कह दिया, अब ये मुमकिन नहीं कि मुकर जाएंगे, मत समझना। मजहर हुसैन साहब, डॉक्टर ओम शंकर साहब, वारिस हसन खान साहब, शहनवाज खान साहब, तनवीर साहब, विश्वविजय जी, अहमद शमसाद साहब, अमिताभ अनिल दुबे जी, मार्कंडेय सिंह जी, सुनील जी, हमारे जिला अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा जी, हमारे बिहार के स्टेट चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के उमैर खान साहब, शिबली मंजूर, शाकिर अली जी, महमूद खान साहब, बाकी तमाम साथी। यहाँ करके एक चीज़ का एतराफ़ करता हूँ कि मैं खालिद अमीर साहब को सिर्फ प्रधानाचार्य समझता था, मुझे लगता था कि ये सिर्फ प्रिंसिपल हैं, लेकिन आज समझ में आया कि अपने आप में पूरे नेता हैं माशाअल्लाह, और इन्हें सारे हुनर आते हैं। और इस दौर में ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है किसी इंस्टीट्यूशन को आगे ले जाने के लिए। तो मुझे लगता है एक बार ज़ोरदार ताली उनके लिए बजनी चाहिए। बहुत अच्छे से उन्होंने ये दोपहर जुटाई है, जिसमें एक सेमिनार की शक्ल दी और उसका टॉपिक रखा है सामाजिक न्याय, और उसमें शिक्षा की भूमिका, उसकी दुश्वारियां।
हालांकि आज सामाजिक न्याय का विषय है, लेकिन जो सामने आप लोग बैठे हैं, आपके साथ पिछले 3-4 घंटे से अन्याय हो रहा है, इसमें कोई तो राय नहीं है। इधर जो हमारी माएं बहनें बैठी हैं, और चूंकि आज जिस हॉल का उद्घाटन होना है वो गर्ल्स ब्लॉक के लिए बना है, सर सैयद हॉल, तो हम इस हॉल के जरिए उस अजीम शख्सियत को खराज अकीदत भी पेश कर रहे हैं, जिन्होंने इस देश में खास तौर से अक़लियतों के लिए मॉडर्न एजुकेशन के जो दरवाजे खोले, जो रास्ते खोले, वो अपने आप में आने वाली सदियों तक याद रखे जाएंगे। ऐसे सर सैयद साहब को हम सारे लोग खराज अकीदत भी पेश करते हैं। और मेरी खुशनसीबी है कि जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के राज्यसभा पहुंचा तो हम सबके सामने कई सारे ऑप्शंस आते हैं कि हम किसी कमेटी का मेंबर बन जाएं, कहीं चले जाएं, लेकिन मेरे सामने जब ऑप्शन आया तो मैंने कहा कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोर्ट मेंबर बनना पसंद करूंगा, और मैं उसके लिए इलेक्शन लड़ा। जो राज्यसभा के एमपीज जिसको वोट देते हैं, और राज्यसभा की तारीख में सबसे ज्यादा वोट हासिल करके मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोर्ट मेंबर बना। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि उस इदारे से अब मेरा भी जुड़ाव है। हालांकि मेरी पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई है, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं, लेकिन मेरा मानना है कि आपको जो लड़ाई लड़नी है, उस लड़ाई के लिए आपकी विचारधारा महत्वपूर्ण है। आप किस संस्थान से, कहां से पढ़ के आए हैं, हमको उड़ने के तरीके न सिखाओ यारो, पेड़ से आए हैं, पिंजरे से नहीं आए हैं। तो जो हमारी विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई हम सारे लोग लड़ रहे हैं। ये गाजीपुर है, कांग्रेस पार्टी के एक वक्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब की सरजमीन है ये। इस सरजमीन से निस्बत है ब्रिगेडियर उस्मान साहब की, इस सरजमीन से निस्बत है बीर अब्दुल हमीद साहब की, इस सरजमीन से निस्बत है राम उग्रह पांडे जी की, इस सरजमीन से निस्बत है खामोश गाजीपुरी की, इस सरजमीन से निस्बत है शिवपूजन राय जी की। और चूंकि मैं अदब की दुनिया से आता हूं, तो इस सरजमीन का नाम लेकर के जिस शख्स ने पूरी दुनिया में मोहब्बत का पैगाम दिया, उस शख्स का नाम राही मासूम रजा था। तो मुझे लगता है कि मैं एक बहुत खूबसूरत सरजमीन पर खड़ा हूं, और अच्छी बात यह है कि हम गर्ल्स ब्लॉक के हॉल का उद्घाटन करने के लिए और जिस विषय पे बात करने के लिए खड़े हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एमएच इंटर कॉलेज ने आज जो प्रोग्राम किया है, उसमें मर्दों के लिए, लड़कों के लिए नीचे बैठने की व्यवस्था की है और खवातीन को, बेटियों को ऊपर बिठाया हुआ है। ये एक बदलते हुए हिंदुस्तान का सबूत भी है। हम चाहते हैं हमारी बेटियां इसी तरह से आगे बढ़ें। कभी किसी ने एक शेर कहा था कि जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, चमकता रहता है, महकता रहता है घर का जहान बेटी से, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। तो बेटियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। मैं आज सोच के आया था कि मैं शायर बन के आज माइक पे नहीं खड़ा होऊंगा, सिर्फ सियासतदान बन के खड़ा होऊंगा, बात करूंगा आपसे एक मुकर्रिर की हैसियत से। लेकिन पिछले 3 घंटे में मुझको मेरी इतनी नज़में सुनवाई हैं प्रिंसिपल साहब ने कि मुझे खुद ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं सेमिनार में नहीं बल्कि किसी मुशायरे में बैठा हुआ हूं। और खुद प्रिंसिपल साहब ने भी इतने शेर सुनाए माशाल्लाह कि ऐसा लगा कि प्रिंसिपल खालिद अमीर साहब नहीं बल्कि मुशायरे का कोई शानदार सा नाजिम माइक पर खड़ा है, और उनके हाफिजे की दाद देता हूं, उनके इंतखाब की दाद देता हूं। तो थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूंगा, थोड़ी संजीदा गुफ्तगू करूंगा, बीच में बच्चों के समझने जैसी बातें भी करूंगा। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसका जिक्र अभी ओम शंकर जी ने किया कि जहां जहां बुलडोजर चल रहा है वो अन्याय है। इस मुल्क में अलग अलग तरह से अन्याय हो रहा है, और ऐसे में सामाजिक न्याय की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है।
हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है इजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। गाजीपुर वालों, आप सैनिकों की सरजमीन के लोग हैं, आप बहादुर सरजमीन के लोग हैं। इस मिट्टी में पैदा हुआ एक एक बेटा जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए जान देने की हिम्मत रखता है। मैं इस सरजमीन पर खड़ा होकर के सोशल जस्टिस के लिए बात करने के लिए यहां खड़ा हूं और एक कॉलेज में खड़ा हूं, इसलिए मैं तालीम की अहमियत पर बात करूंगा, तालीम की सच्चाई पर बात करूंगा। मेरी नई नस्लें यहां पर बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग यहां बैठे हैं। मैं पिछले 2 साल से देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में राज्यसभा में बैठा हूं। जब मुझे राज्यसभा में पहली बार लब खोलने का मौका मिला, बोलने का मौका मिला, तो मैं जानते हैं मैंने किस विषय को चुना, किस टॉपिक पे बोलना पसंद किया। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस वृद्धि के खिलाफ बोला, मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए जुल्म के खिलाफ बोला, मैंने जामिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बरसाई गई लाठियों के खिलाफ बोला, मैंने जेएनयू से गायब हुए नजीब की मां के आंसुओं को आवाज दी। मैंने पार्लियामेंट में सबसे पहले जब अपनी जबान खोली, बोलने का मुझे मौका मिला, तो मैंने तालीम और तालीमी इदारों के बारे में बात की। आप समझ सकते हैं कि मेरी फिक्र क्या है, मेरी सोच क्या है। मैं एक बहुत दिल से यहां एक बात का एतराफ करता हूं कि आज जिस जुल्म के आप शिकार हैं, उस जुल्म में बहुत बड़ा हाथ आपके अशिक्षित होने का है। आप पढ़ना नहीं चाहते, हमें लगता है कि कोई एक रहनुमा आएगा, कोई एक हीरो आएगा, हमारी सारी समस्याएं खत्म कर देगा। नहीं, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हम जिस दौर में जी रहे हैं, वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। खुद लड़ना है इस लड़ाई को। और इस मुश्किल दौर में जब आप इस लड़ाई को लड़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो एक बार आपको अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा। मेरा मानना है कि हम किसी महफिल में खड़े हों, बैठे हों, सुन रहे हों तकरीरें, और हमारे कानों को अच्छी लगने वाली बातें ही सुनाई जाएं, तो फिर कुछ ना कुछ मिसिंग जरूर हो रहा है। कुछ ऐसी बातें भी बोली जानी चाहिए कि जिससे माइक थोड़ा बेहतर कर दें। जब भी आजकल हम बोलने लगते हैं, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे यहाँ, माइक जरूर डिस्टर्ब करना शुरू करता है। माइक एक बहुत बड़ी समस्या है, तो मेरी गुजारिश है कि माइक थोड़ी देर बेहतर रखें। नहीं भी बेहतर रहेगा तो मेरी आवाज इतनी बुलंद है कि मैं बिना माइक के भी आप तक अपने दिल की धड़कनें पहुंचाने की जरूर कोशिश करूंगा। कोई आवाज रोक नहीं पाएगी। मैं इसलिए दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, हमें बोलना है। इसलिए मैं यहां खड़ा होकर के तालीमी इदारे में खड़ा होकर के बात कर रहा हूं। क्योंकि खुदा ने मुझे शायरी का लहजा दिया है, तो मैं उस लहजे में भी बात करूंगा और तकरीर की शक्ल में भी अपनी बात रखूंगा। यहां मेरी माएं बहनें बैठी हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, तलबा बैठे हैं, तो मुझे लगता है मुझे थोड़ी सी शायरी की जबान में भी बात करनी चाहिए कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। कोई सियासी रहनुमा खड़ा होकर आपसे ये कभी नहीं कहेगा, लेकिन मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि सच्चाई से रूबरू होना जरूरी है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। इब्तिदा लफ्ज़
रही हो, कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। और एक शेर सुनना कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अभी डॉक्टर ओम शंकर जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा इमरान साहब अब आप सिर्फ प्रतापगढ़ के नहीं हैं, पूरे भारत के हैं, इसलिए अपना नाम बदल लीजिए। मैंने कहा यही कोशिश तो सरकारें कर रही हैं कि अपना नाम बदल लीजिए। हम एहतजाजन अपना नाम नहीं बदलेंगे, वो और होंगे जो मैखाने में जाके पीते हैं, हम जहां पीते हैं मैखाना बना लेते हैं। हम जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं वही मिट्टी हिंदुस्तान है, हम जिस गांव में पैदा हुए हैं वही भारत है। कभी शाहिद ने शेर कहा कि जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूं मैं, क्या करूं मजबूरियां हैं गांव से आया हूं मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखूं तेरा ज़र्फ, ऐ समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूं मैं। हम गांव की मिट्टी से आए हुए लोग हैं। और यहां बैठे हुए बच्चों से मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई। खालिद अमीर साहब कह रहे थे कि जो गरीब बच्चे हैं वो यहां आते हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो अमीर परिवारों के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं। मैंने अपनी बेसिक शिक्षा जो है वो प्राइमरी से पूरी की, हाई स्कूल तक सही से खड़ी हिंदी बोलनी नहीं आती थी। मैं यहां एतराफ कर रहा हूं इस बात, क्योंकि हम ऐसे गांव में पैदा हुए जहां औधी बोली जाती थी, खड़ी हिंदी नहीं बोली जाती थी। खड़ी हिंदी बोलने में टांगे कांपती थी, पांव कांपते थे। वालिद साहब चूंकि घर का सबसे बड़ा बेटा था तो वालिद साहब नहीं चाहते थे कि पढ़ने के लिए मैं गांव छोड़ करके 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर इलाहाबाद जाऊं। वो चाहते थे कि गांव के ही किसी डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लूं, ग्रेजुएशन कर लूं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूं, डिग्रियां ले लूं। लेकिन जिद थी मुझे अपनी मंजिल खुद तय करनी थी। वालिद साहब की मर्जी से हट के, उनको नाराज करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया, एडमिशन लिया। कोई बताने वाला नहीं था कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए, नहीं बताने वाला था। गांव में तो यही है ना सोच कि हाई स्कूल कर लो, इंटर कर लो, बीए कर लो, एमए कर लो, उसमें क्या कर लो, कौन सा सब्जेक्ट ले लो, कोई बताने वाला नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं। अपनी मर्जी से ग्रेजुएशन में एंट्रेंस दिया, एडमिशन लिया। जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहुंचा तो आंखें चुदियां गई। ऐसा लगा कि मैं तो गांव से आया हूं, मैं तो यहां एडजस्ट ही नहीं होता हूं। उस समय हम पैंट के साथ शर्ट नहीं पहनते थे, बुश शर्ट पहनते थे जो लंबी होती थी, कुछ रुपए मीटर कपड़ा जिसका आता था। उस लिबास में यूनिवर्सिटी में जा करके जब देखा कि अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए लोग, अंग्रेजी बोलते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चे, पूरब का ऑक्सफोर्ड, तो हमें लगा इस दुनिया में तो हमारी जगह ही नहीं बनती है। लेकिन खुद पर भरोसा रखिए तो खुदा नए रास्ते खोलता है आपके लिए। वहां एहसास हुआ कि खुदा ने मुझे एक हुनर दिया है, मुझे उस हुनर को तराशना है। और अब बुजुर्गों से भी एक बात कहना चाहता हूं, अपने बच्चों के अंदर छिपे हुए हुनर को पहचानिए। अगर सचिन तेंदुलकर को उनके पिता आईएएस बनाना चाहते तो ना वो कभी आईएएस बन पाते, ना सचिन तेंदुलकर बन पाते। अगर शाहरुख खान को उनके वालिद क्रिकेट खिलवाना चाहते तो ना वो कभी शाहरुख खान बन पाते, ना क्रिकेट खेल पाते। अगर इमरान प्रतापगढ़ी के वालिद जैसी जिद कर रहे थे कि डॉक्टर बनना है या फिर यूपीएससी करना है, अगर मैं उस कोशिश में लगा होता तो शायद ना तो आईएएस बन पाता और ना ही आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठा होता। इसलिए अपने बच्चों के हुनर को पहचानिए। और मुझे अपने भाइयों से, बहनों से भी ये कहना है कि खुदा हर इंसान को, हर बच्चे को एक हुनर देता है, उसे पहचान लो, उसे तराश लो, तो पूरी दुनिया में वही तुम्हारी पहचान का सबब बन जाएगा। अगर नहीं पहचानोगे तो धीरे धीरे वो टैलेंट, वो हुनर मर जाता है। जिस भी फील्ड में, ये तो वायरल होने का जमाना है। आपका एक वीडियो वायरल होता है
और बड़े बड़े धन्ना सेठ घर पे बैठे रहते हैं और उस बेटे का इंटरव्यू लेने के लिए पूरी दुनिया की मीडिया चली आती है। ये बदला हुआ जमाना है, ये सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो, स्पेशलाइजेशन का जमाना है। पहले एक दौर था कि एक डॉक्टर होता था, वही सर्दी खांसी का भी इलाज करता था, वही पेट के दर्द का भी इलाज करता था, वही हड्डियां टूटने का भी इलाज करता था। लेकिन आज हर बीमारी के अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। यह स्पेशलाइजेशन का जमाना है। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो। और यह जो चारों तरफ सामाजिक तौर पे अन्याय हो रहा है और आपको लग रहा है कि इस सामाजिक अन्याय के दौर में आप कहां खड़े हैं, तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं। अभी मैं एक चैनल को इंटरव्यू दे रहा था तो मुझसे कहा गया कि इमरान साहब, अकलियतों के घरों के सामने बुलडोजर खड़े हैं, ट्रेनों में उनको लिंच करने की कोशिशें की जा रही हैं, आप क्या कहेंगे, आप कैसा हिंदुस्तान देखते हैं? तब मैंने उनसे एक बात कही थी कि मैं आने वाले 10 सालों बाद एक ऐसा हिंदुस्तान देखता हूं जो इतना खूबसूरत होगा, इतना खूबसूरत होगा कि हर मजलूम अपने हक के लिए अपनी सदाएं खुद बुलंद करेगा। क्योंकि ये दौर ऐसा दौर है जो इंसानों को सिखा रहा है कि जीना कैसे है, इस समाज में बने कैसे रहना है। आपके खिलाफ जो सरकारी साजिशें हैं, समाजी साजिशें हैं, उन्होंने एक काम अच्छा किया है और वो ये किया है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक डंडा लेके भैंस चराने वाला आम मुसलमान भी ये मान चुका है कि अगर इस मुल्क में जिंदा रहना है तो अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ये एहसास जागा है आपके अंदर, इस एहसास को बुलंद करिए। अगर आपने इस एहसास को बुलंद कर लिया, हमारे पास यूनिवर्सिटियां बहुत हैं। मैं बड़ी माफी के साथ यहाँ जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, हमारे पास यूनिवर्सिटियां बहुत हैं और बच्चा अगर हाई स्कूल तक पढ़ लिख जाता है तो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला भी ले लेगा। हमें जरूरत है बेसिक स्कूलों की, हमें जरूरत है पहली क्लास से 12th तक हमारे बच्चे कैसे एजुकेशन हासिल करें, इसके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। चूंकि हम शिक्षा के महत्व पर बात कर रहे हैं, हमें MAH इंटर कॉलेज जैसे सैकड़ों हजारों इंटर कॉलेजेस की जरूरत है। इस भीड़ में बैठे हुए सारे लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा, आप अलग अलग दुनिया के लोग हैं, किसी को खुदा ने बहुत दौलत दी होगी, किसी को खुदा ने कोई अलग हुनर दिया होगा, कोई सियासत में बहुत आगे होगा। पूरा समाज हम नहीं बदल सकते, एक झटके में पूरा देश नहीं बदल सकते। अपने आसपास से बदलाव लाओ। खुदा कभी कभी क्या करता है कि आपको दौलत तो बहुत दे देता है, आप सोचते हो कि मेरा बेटा पढ़े, मैं इसे IAS कराऊं, इसे CPMT में ले जाऊं, PMT कराऊं, नीट कराऊं, जो करना चाहे वो कराऊं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि खुदा दौलत तो देता है लेकिन आपके बच्चे को पढ़ने का मन नहीं देता। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में सिर्फ एक काम करिए कि अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में नजर दौड़ाइए। 2-4 बच्चे ऐसे निकल आएंगे जो पढ़ना चाहते होंगे लेकिन उनके पास पढ़ने के संसाधन नहीं है, उनके वालिदैन इस लायक नहीं है कि अपने बच्चे को आगे पढ़ा सकें। उन बच्चों को एडॉप्ट करिए, उनकी तालीम का खर्च उठाइए, उन्हें आगे ले जाइए। यह सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा आपका सोसाइटी के लिए। समाज ऐसे ही सुधरता है, समाज ऐसे ही आगे बढ़ता है। हर एक उम्मीद को, हर एक, जब यह कहा जाता है ना कि चारों तरफ मायूसी का आलम है, चारों तरफ मुश्किलें हैं, इन मुश्किलों का हल कैसे निकलेगा? हर एक उम्मीद को लाजिम है एक जरखेज मायूसी। गाजीपुर के अदब नवाज लोगों, सुनना मेरी बात को कि हर एक उम्मीद को लाजिम है एक जरखेज मायूसी। उजाला रात में होता है, जुगनू में नहीं होता। हर एक उम्मीद को लाजिम है एक जरखेज मायूसी। उजाला रात में होता है, जुगनू में नहीं होता। सहारा हो ना हो मैं नाव ले जाऊंगा साहिल तक, हुनर मल्लाह में होता है, चप्पू में नहीं होता। वो करना पड़ेगा, वो जज्बा आपको पैदा करना पड़ेगा। और इधर आपके खिलाफ साजिशें तो हैं, जानते हैं क्यों हैं? मुझे किसी ने एक दिन एक कहानी सुनाई। उसने कहानी सुनाई कि एक जुगनू जो है वो चमक रहा था, हर दिन जिस जंगल में रहता था वहां चमकता था, अपनी जिंदगी जी रहा था। एक दिन उसके पीछे एक सांप पड़ गया।
सांप उसका पीछा ही ना छोड़े। जुगनू भागता रहा, सांप उसका पीछा करता रहा। जब जुगनू थक गया तो उसने सोचा मुझे सांप से बात करनी चाहिए कि मेरे पीछे क्यों पड़ा है। वो रुक गया, उसने पलट के सांप से कहा कि भाई मुझे निगलना चाहते हो लेकिन मेरे 2 सवालों का जवाब दे दो फिर निगल लेना। सांप ने कहा अच्छा बताओ। तो उसने कहा ये बताइए आप जिस तरह की चीजें आप खाते हैं, जिस तरह के आप पतंगे खाते हैं, क्या मैं उसमें आता हूं? तो सांप ने कहा नहीं। तो जुगनू ने कहा सांप से ये बताइए मैंने आपका कोई नुकसान किया है? तो सांप ने कहा नहीं। तो बोला जब आपके मैं खाद्य श्रृंखला में भी नहीं आता, मैंने आपका कोई नुकसान भी नहीं किया, तो मुझे निगलना क्यों चाहते हो? तो सांप ने कहा मैं तुम्हें इसलिए निगलना चाहता हूं क्योंकि तुम चमकते बहुत ज्यादा हो। तो आपके साथ मसला यह है कि आप चमकते बहुत ज्यादा हैं, इसलिए लोगों की आंखों में चुभते भी बहुत ज्यादा हैं। यह हर दौर में होता रहा है। दुनिया के हर देश की पॉलिटिक्स 25 साल में एक नया शेप लेती है। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स भी एक नया शेप ले रही है और इस नए शेप में आपने देखा कि कुछ महीने पहले हुए इलेक्शन में सियासत ने एक नया शेप लिया कि तमाम नफरतें एक किनारे खड़ी रहीं और मोहब्बत का नारा लगाने वाले लोग पूरी मजबूती के साथ आगे आए। बस उनका एक ही नारा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो मेरे भाई मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस दौर में आगे आइए और ये जो बुलडोजर लेकर के आपका घर गिरा रहे हैं, ये जो जुल्म कर रहे हैं, इसको दर्ज करिए। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। गलतियां तो हुई हैं, हम जब अपना गिरेबान पकड़ के उस पर झांकेंगे तब शायद हमें एहसास होगा कि हमसे चूक तो हुई है, कहीं ना कहीं चूक तो जरूर हुई है। मैं एक मतला और 2 शेर सुनाता हूं, फिर आपसे थोड़ी सी संजीदा गुफ्तगू करूंगा कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। सुनिएगा गाजीपुर वालों, और इसे घर लेकर के जाइएगा और रात की तन्हाई में जब सुकून से बैठिएगा तो सोचिएगा कि आपके हमउम्र एक बेटे ने, एक भाई ने आकर के बड़ी संजीदा सी एक बात कही है कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। हमारी नस्लों का अलमिया क्या है? हम अभी पिछले 300-400 साल से बाहर ही नहीं निकल पाए। हर चौराहे पे नवाब साहब बैठे हैं, हर चाय की दुकान पर शहंशाह बैठा हुआ है अपनी दुनिया में मस्त। समाज से कोई लेना देना नहीं है। मैं उसके लिए ये मिसरा पढ़ रहा हूं कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। और एक बड़ा कड़वा शेर पढ़ता हूं कि हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के
मसाइल जिनसे मसला अब है मुसलमान, कहाँ चूक हुई मसला अब है मुसलमान, कहाँ चूक हुई। और ये जो शेर पढ़ने जा रहा हूं, अब तक जो कुछ बोला है वो एक तराजू पर, और अब जो बोलने जा रहा हूं वो इस एक पल्ले पर। यहां से वहां तक डाइस पर मौजूद हर एक शख्स, इधर जो माएं बहनें बैठी हैं, सबकी दुआएं मांगता हूं इस शेर पर कि मसला अब है मुसलमान, कहाँ चूक हुई। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई। है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई। बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी, बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी। सोचता रहता हूँ इमरान, कहाँ चूक हुई। सोचता रहता हूँ इमरान, कहाँ चूक हुई। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक बार जोरदार ताली बजाइए आप। मुझे पता है आप पिछले 4-5 घंटे से यहाँ बैठे हैं और मुसलसल भाषण सुन रहे हैं। गर्मी बहुत है, मैं भी पसीने से सराबोर हूँ। रमेश सोज का शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो आप भी हमारी मोहब्बत में बैठे हैं, हम भी आपकी मोहब्बत में यहाँ खड़े हैं। मैंने कहा ना, मैं रात में शाम में लंदन से लौटा और सो भी नहीं सका था। हाँ मैं वो गाजीपुर का आदमी भी, उसे सारे हुनर आते हैं। वो एक माला पहनाने आता है, माइक पर खड़े आदमी को लगता है कि माला पहनाने आया है, लेकिन नहीं, वो एक नज्म की फरमाइश लेके आते हैं। माला पहनाते हैं और कहते हैं माला हमने पहनाई है, अब इसके एवज में आपको एक नज्म पढ़नी पड़ेगी। ये गाजीपुर ही कर सकता है साहब। यहाँ का आदमी अपने आप में कमाल है। वो मैं एक दिन दिल्ली रेलवे स्टेशन में ट्रेन से उतरा, मेरे साथ मेरे एक दोस्त थे गाजीपुर के, वो खालिद अमीर साहब नहीं थे, दूसरे कोई थे। जब मैं उतरा तो बाहर भिखारी घूम रहा था, वो दौड़ करके आया, उसने कहा साहब 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, खाने के लिए दे दीजिए। तो जो हमारे साथी थे उन्होंने अपनी जेब से 500 का नोट निकाला और उस भिखारी से कहा कि तुम्हारे पास फुटकर है, चेंज है? तो उसने कहा साहब हाँ। उसने अपनी जेब से तुरंत 400 रुपए के 100 के 4 नोट निकाले, बोले साहब चेंज है? तो उसका 400 देख करके गाजीपुर के भाई साहब ने उससे कहा कि जब तुम्हारे पास पैसा है तो जाओ उसी से कुछ खा लो, हमें देने की क्या जरूरत है। फिर अपना 500 पलट के जेब में रख लिया। ये हुनर गाजीपुर को आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। और मेरा मानना है, देखिए मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि ये जो 4 फीट ऊंचा स्टेज है ना, इस पे बैठे हुए लोग ज्यादा मोतबर नहीं है। वो जो सामने नीचे 4 फीट बैठे लोग हैं, ये ज्यादा मोतबर लोग। देखिए अपनी तारीफ सुन के आदमी कैसे ताली बजाता है। मैं बताता हूं क्यों है। मेरा मानना है किसी भी प्रोग्राम में जिस तरह तराजू होती है तो उसके 2 पलड़े होते हैं ना, तो यहां भी 2 है। एक ये स्टेज है और ये एक सामने ऑडियंस है, लोग हैं, अवाम है। लेकिन मेरा हमेशा मानना है कि तराजू का वही पलड़ा नीचे होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग, आप ज्यादा समझदार लोग हैं। आप पिछले 5 घंटे से 4 घंटे से पसीने में, गर्मी में, परेशानी में बैठे हैं, लेकिन मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करूंगा। और मैं बहुत दिन बाद किसी स्कूल के प्रोग्राम में आया हूं, वरना हर शाम किसी मुशायरे में रात के 12 बजे 11 बजे पहुंचना, मुशायरे सुनाना और वापस चले जाना, या फिर किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में पहुंचना तो तकरीर करना और वापस चले जाना।
लेकिन बहुत दिनों बाद एक ऐसी महफिल सजी है जिसमें मुझे बच्चों से मिलने का मौका मिल रहा है, उनकी तकरीरें या उनकी नज़में सुनने का मौका मिल रहा है। और जिन दोनों बच्चों ने मेरी नज़में सुनाई मदरसे की और लाल किला की, मैं उन दोनों बच्चों को मुबारकबाद दूंगा कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। और एक बात यहां मौजूद हर तलबा से, हर स्टूडेंट से कहना चाहता हूं, अगर इमरान प्रतापगढ़ी जैसा कोई आदमी इस देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है तो यहां मौजूद कोई भी बच्चा देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है। मैं आपसे ज्यादा गांव से आया हूं, 12 किलोमीटर साइकिल चला करके रोज स्कूल जाया करता था अपने हाई स्कूल तक की पढ़ाई के लिए। तो अपने अंदर के हुनर को पहचानिए, उसे बड़ा बनाइए, वो किसी भी फील्ड का हो, और अपनी मंजिलें तय करिए, अपनी लड़ाई तय करिए। सामाजिक न्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोगों ने अपने हथियार बदल दिए हैं, तौर तरीके बदल दिए हैं, तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वालों को भी अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि पुराने भाषणों से, पुरानी तकरीरों से काम चल जाएगा तो नहीं चलेगा। गाजीपुर वालों और गाजीपुर के साथ साथ यहां खड़े होकर के पूरे हिंदुस्तान की आवाम से कहना चाहता हूं कि ये जो घरों को तोड़ने की साजिशें हैं, इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको तरीके बदलने पड़ेंगे। आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन है आपके पास, राइट टू एजुकेशन है आपके पास, राइट टू फूड है। यूपीए 2 ने दिया है आपको ये हथियार, इन हथियारों का इस्तेमाल करिए। अगर कहीं आपके इर्द गिर्द ऐसा कुछ हो रहा है, हम लोग इस लड़ाई को लेकर के, अभी जो मध्य प्रदेश में हुआ है, उस लड़ाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लड़ेंगे इस लड़ाई को मजबूती के साथ। और आपसे भी गुजारिश करता हूं कि इस भीड़ में तमाम वकील बैठे होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता बैठे होंगे, पहचानिए उनको जो चिन्हित करके आपके घरों पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो। जो राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है ना आरटीआई का, उनकी भी जमीनों के लिए, उनके भी घरों के लिए, उनकी भी संपत्तियों के लिए आरटीआई लगाइए। जो कलेक्टर या जो कोई यूपीएससी से आया हुआ इंसान ये सोचता है कि किसी का भी घर कुचल करके चला जाएगा और दुनिया चुप रहेगी, तो उसके खिलाफ भी आरटीआई लगाइए। पता करिए कि उनका जो घर बना है उसका नक्शा पास है या नहीं पास है। ये लड़ाई इस देश के तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को, इस देश के तमाम वकीलों को, शिक्षाविदों को मिलकर लड़नी पड़ेगी, वरना इस देश के दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़े हो, महिलाएं हो, जो जुल्म सितम की इंतहा इबारत लिखी जा रही है, उसे आने वाली सदियां याद रखेंगी। मैं आखिर में थोड़ी देर आपसे और गुफ्तगू करूंगा, लेकिन एक नज्म पहले सुनाऊंगा उसके बाद। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। लोग कहते हैं इमरान बदल तो नहीं गए सियासत में जाने के बाद, लहजा नर्म तो नहीं कर लिया, की चौखट से बाहर आया। तो उन्होंने कहा इमरान साहब आप सारे लोग सस्पेंड हो गए। मैंने कहा ये तो तमगा है, तमगा लेके आ रहा हूं, सस्पेंड हुआ तो कौन सा, मायूस होके निकला हूं। तब मैंने एक नज्म कही कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। मुझे लगना चाहिए कि मैं गाजीपुर में खड़ा हूं, एमएच इंटर कॉलेज में खड़ा हूं, मेरे सामने मेरी बुजुर्ग नस्लों के साथ साथ मेरी नई पीढ़ी भी खड़ी है जिसके खून में बहुत जोश है, जज्बा है, हिम्मत है। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार रहना अगले मिसरे पे, कि सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। थक गए हैं क्या आप? थक गए, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मुझे लगना चाहिए कि आप थके नहीं हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। कि सच का नारा बुलंद करते हैं,
शायर इशारे में अपनी बात कहता है, और अगर लगे कि बात आया हो गई है तो मुझे सुन के बताना गाजीपुर वालों, कि सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, कि जुल्म की रात से नहीं डरते। सलाम गाजीपुर आपको, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस सलाम करता हूं और ये मिसरे पढ़ता हूं कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। और 4 मिसरे ये भी पढ़ता हूं कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। कुछ तो मीडिया को भी मसाला देना जरूरी है ना, कि देखना इंकलाब आए। सब छोड़ दो, शिक्षा पे कल कुछ नहीं छपेगा, ये मिसरे छपेंगे, आप देखिएगा कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, हाँ मैं पढ़ दूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया। दरअसल मुझे ऐसा बीच में लग रहा था कि आप थक गए हैं, तो आपको जगाने के लिए मुझे करना पड़े कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। मुझे बार बार एक नज्म के लिए बादशाह राही साहब और हमारे जो नाजिम है वो कह रहे हैं फलस्तीन वाली नज्म सुना दीजिए, वो बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो भारत तो ऐसा देश है जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है। संपूर्ण विश्व हमारा घर है, संपूर्ण वसुधा हमारी है, वसुधैव कुटुंबकम यानी कि संपूर्ण विश्व की जो धरा है वो हमारा परिवार है। ऐसे में मैं एक नज्म सुना देता हूं, फिर उसके बाद आपसे सामाजिक न्याय के इस विषय पर आपसे बातचीत करूंगा। एक नज्म जो इन दिनों पूरी दुनिया में पढ़ रहा हूं,
और पूरी दुनिया में बहुत दर्द के साथ सुनी जा रही है। मुझे खुशी है कि चाहे यूएनओ हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय कोई भी मंच हो, भारत की सरकार, यहां पे नेता कोई भी बात करें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब भी हमारी सरकार खड़ी होती है तो वो पुरजोर तरीके से फिलिस्तीन का समर्थन करती है। इस बात के लिए एक जोरदार ताली बजाइए आप सारे लोग। आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा जी के जमाने से जो भारत और फिलिस्तीन के रिश्ते शुरू हुए थे, वो रिश्ते बड़े गाढ़े हैं और मुझे लगता है कि भारत की जो विदेश नीति है, वो विदेश नीति हर मजलूम राष्ट्र के साथ खड़े होने की नीति है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजीव जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने शुरू की थी, उसे आगे ले जाने की जरूरत है और कुछ हद तक ये सरकार भी उसका समर्थन करती है, उसी नीति पे चलती है। मैं एक नज्म पढ़ता हूं, फलस्तीन का मुद्दा इन दिनों पूरी दुनिया के सामने। मैं जब भी किसी दर्द को आवाज देना चाहता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और दुआ की शक्ल में मेरा दिल करता है कि मैं हाथ उठाऊं उसकी बारगाह में जो पूरी दुनिया को चलाने वाला है, पूरी दुनिया का मालिक है। और जब मैं ऐसी कोई बात कहना चाहता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल की वो नज्म याद आती है जो पूरी दुनिया में मकबूल है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं इस एक मिसरे को उठाता हूं और एक मुकम्मल नज्म आपको सुनाता हूं, आपकी आंखों में वो तमाम मंजर तैरते जाएंगे। इधर जो लोग बैठे हैं सब थोड़ी देर के लिए मुझे आपकी संजीदगी चाहिए। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं जहां जहां गया मैंने इस नज्म को पढ़ा, चूंकि मैं खुद इस नज्म को कहते हुए बहुत रोया तो मेरे साथ लोग गुनगुनाने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके मिसरे की हद ये है कि आखिरी आदमी तक को आपका अगर मिसरा याद है तो किसी शायर के लिए इससे बड़ी कमाल की बात कुछ नहीं हो सकती। मैं पढ़ता हूं अगला बंद इस नज्म का। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की
सुन ले, ऐ खुदा क़िबले अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि, जो भारत का पैगाम है, कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे कि मोहब्बत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे कि मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। और आखिर में गाजीपुर वालों, आपसे बस इतना कह रहा हूं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर शिक्षा का जो महत्व है, उस महत्व को समझना पड़ेगा। अपने बच्चों को पढ़ाने का जज्बा पैदा करिए और ये 4 मिसरे मेरे घर लेकर के जाइए कि इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। शिक्षित होइए, संगठित होइए। कभी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था ना कि शिक्षा वो शेरनी है कि जिसका दूध जो कोई भी पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अगर दहाड़ना चाहते हो, समाज में इज्जत के साथ रहना चाहते हो, तो शिक्षित बनो। बिना शिक्षा हासिल किए, बिना पढ़े, इसलिए मत पढ़ो कि नौकरी मिल जाएगी। सिर्फ नौकरी का मकसद बना के मत पढ़ो, इसलिए पढ़ो कि समाज में इज्जत के साथ जीना है। और अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है, वो कोई भी हो, वो दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, युवा हो, अगर उनके साथ जुल्म हो रहा है तो अपने इल्म का इस्तेमाल उस जुल्म को रोकने के लिए करो। अल्लाह के रसूल ने कहा है ना कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े। तो चीन जाने से मुराद मुझे लगता है उस दौर में यही थी कि कितनी भी मुश्किल आए, कितना भी दूर जाके इल्म हासिल करना पड़े, लेकिन इल्म हासिल करो और डरना बंद करो। आखिर में डरना बंद करो। हुकूमत यह दिखाना चाहती है कि तुम्हारी चूड़ी टाइट कर रहे हैं इसलिए लोग खुश हो रहे हैं। एक तबका है ना जो इस बात पे खुश है कि तुम्हारी चूड़ी टाइट हो रही है। नहीं, डरना बंद करो। एक बुरा दौर आया है, टल जाएगा। वक्त का क्या है, एक दिन बदल जाएगा, बदल जाता है वक्त। और जो डराने की साजिशें लेके बैठे हैं उनसे बस इतना कह के जाता हूं कि मत समझना
डराने से डर जाएंगे। मैंने कहा ना, मैं वीर अब्दुल हमीद की सरजमीन पे खड़ा हूं, मैं ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के डॉक्टर मुख्तार अंसारी की सरजमीन पे खड़ा हूं, मैं राम उग्रा पांडे की सरजमीन पे खड़ा हूं, तो ये मिसरे पढ़ के जाता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। खालिद अमीर साहब ने हमें चाय तक नहीं पिलाई है अभी, लेकिन आपको नाश्ता कराने जा रहे थे। ये कमाल है खालिद अमीर साहब का कि स्टेज पर चाय, अच्छा चाय नहीं पिलाई तो चलो ये काम तो ठीक ही किया, चाय वाला कोई मसला न रह जाए तो ज्यादा ठीक है। देखिए, मैं तो आजकल एक काम करता हूं विश्व विजय भाई, तो राजनीतिक आदमी है, कभी कभी इस तरह की टिप्पणियां भी जरूरी है कि मैं कहीं किसी होटल पे, किसी ढाबे पे या किसी भी बच्चे को चाय ला करके सर्व करते हुए देखता हूं, तो मैं कोशिश करता हूं कि उसे ले जाके किसी स्कूल में एडमिशन दिलाऊं, ताकि वो आगे चल करके मुल्क का भविष्य ना खराब कर सके, वो पढ़े लिखे ताकि। के मत समझना डराने से डर जाएंगे। गाजीपुर के खून का जो उबाल है ना, जो इस मिट्टी का तेवर है ना, जो सरहदों की हिफाजत में खड़ा हुआ गाजीपुर का कोई भी लाल इस बात की परवाह नहीं करता कि सामने टैंक है या पैटर्न टैंक है या कौन है, वो अपनी जान की बाजी लगा करके भारत की सरहदों की हिफाजत करता है। मैं उस मिट्टी में खड़ा होकर के आखिर में आपको पुकारता हूं और ये मिसरे पढ़ता हूं, आपकी तालियों के शोर के साथ विदाई मांगता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। अपनी बातें कहना सीखिए, पढ़िएगा तो अपनी बातें कहना भी सीखिएगा। कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैं जब आया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनके, तो मैं ओथ लेने गया, तो मैंने हिंदी में शपथ ली। तो उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू जी, उन्होंने मुझे बुलाया अपने चैम्बर में और बुला के मुझसे कहा कि मैंने बहुत दिन बाद किसी युवा को इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हुए देखा। तो मैंने कहा सर, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं। तो वो और चौंके, बोले तुम तो शायर हो। मैंने कहा ये कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गंगा और जमुना के तट पर बैठ करके मैंने शायरी और कविता लिखनी सीखी है। जहां संगम होता है जो नदियों का, वहां पे साहित्य का संगम होता है। मैं उस मिट्टी से आया हूं, इसलिए इस सरकार की सारी खुराफातें समझता हूं और उसको इसी भाषा में जवाब देने का हुनर भी जानता हूं। एक दिन महिला सशक्तिकरण पे बात हो रही थी, तो मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए, तो मैंने कहा यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब मैंने संस्कृत का सूत्र वाक्य सुनाया, तो भाजपा के एक नेता बाद में मुझे सदन खत्म होने के बाद मिले, बोले इमरान आप संस्कृत का श्लोक सुना रहे हो। मैंने कहा इसमें कौन सा कमाल है भाई, मैं हिंदी साहित्य का पढ़ा हुआ हूं, अभी तो मैंने एक श्लोक सुनाया है। आपने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बंद नहीं किए, तो और भी श्लोक सुनाऊंगा आपको। तो आपको शिक्षित इसलिए भी होना है कि दुनिया को समझने के लिए पढ़ोगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे। इसलिए मेरी गुजारिश है भाइयों और खास तौर से युवा साथियों कि अपनी मंजिलें तय करो, पढ़ो और डरना बंद करो और हुकूमतों से ये कहो कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। तैयार रहना तालियां आप बजाने के लिए, जो अगले दो मिसरे हैं उस पर गाजीपुर की आवाम के लिए कहे गए मिसरे हैं वो कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। तैयार रहिएगा कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, कि हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया।
और अगले जो दो मिसरे हैं जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोले होंगे, उन्हें भी कसम देता हूं, अगर तालियां रोक पाइएगा तो रोकिएगा। कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमने ज़मज़म दिया, आब गंगा दिया। जब जब मुझे लगता है कि आप थक गए तब तब आप मुझे गलत साबित कर देते हैं कि हमने ज़मज़म दिया, आब गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा, कल मैं याद रह जाऊं तो इन मिसरों से आपको याद रह जाऊं कि ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस ज़मीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। और ये मिसरा सुनिएगा कि ख्वाब तू देखने लग गया कौन से, तेरी ख्वाहिश है अब सब रहे मौन से। बात इतनी सी है कोई समझाइए, हमने झेले हैं दुनिया में फिरौन से। कि ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि आंख मूंदे कहां तक गुजरता चलूं, ये तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं। आंख मूंदे कहां तक, आंख मूंदे कहां तक गुजरता चलूं, ये तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं। मैं क्या शायर भी हूँ और मुअर्रिख भी हूँ, मैं क्या शायर भी हूँ और मुअर्रिख भी हूँ। जुल्म जितने भी हों दर्ज करता चलूं, आंसुओं की गवाही से लिखता रहूं, खून दिल की सियाही से लिखता रहूं, आंसुओं की गवाही से लिखता रहूं, खून दिल की सियाही से लिखता रहूं। हमने जो कह दिया कह दिया कह दिया, अब ये मुमकिन नहीं कि मुकर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। वारिस हसन साहब, खालिद अमीर साहब,
और पूरी इंतजामिया कमेटी और खास तौर से इस कॉलेज के जो टीचर्स हैं, मैं सबका नाम नहीं जानता, लेकिन मैं उनको खुसूसी तौर पर मुबारकबाद देता हूं। मैं जानता हूं कि एक इवेंट करना कितना मुश्किल काम होता है, और इस तरह से जिसमें सियासत के भी रंग हो, अदब के भी रंग हो और कल्चरल प्रोग्राम भी हो, उसे संजोना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन खालिद अमीर साहब को मुबारकबाद के ये मुझे बुला के नहीं लाए हैं, ये मुझे पकड़ के लाए हैं। मतलब मैं ये जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं, एक होता है पकड़ के बुलाना। मैं लंदन था और दिन में 3 फोन इनके इस बात के आते थे कि आपकी फ्लाइट कब लैंड करेगी, आप देर ना कर दें, फ्लाइट डिले ना हो जाए। मैंने कहा इतना परेशान मत होइए, इंशाल्लाह गाजीपुर वालों से एक जज्बाती रिश्ता है, तो मैं उस रिश्ते को निभाने के लिए जरूर पहुंचूंगा, चाहे जैसे पहुंचूं। मैं आपके बीच में हाजिर हुआ, यहाँ जो आवाम बैठी है और स्टूडेंट्स जो बैठे हैं, उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं महाराष्ट्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, तो अपना बजट यहाँ कुछ नहीं दे सकता, ये मेरी एक मजबूरी है। अगर मैं उत्तर प्रदेश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता तो मेरी कोशिश होती तो मैं 1 साल का पूरा 5 करोड़ इस इंस्टीट्यूशन को दे देता। लेकिन मैं ये एक वादा आपसे खालिद अमीर साहब ये करता हूं कि आप दिल्ली आइए, चूंकि मेरी कलम यहाँ के लिए फंड नहीं दे सकती, मैं सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को फंड दे सकता हूं। लेकिन ऐसे कई राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो हमारे साथ उत्तर प्रदेश के हैं और हमारे साथ हैं, हम उनके कहीं काम आ जाते हैं, हम उनसे कोई काम ले लेंगे। तो आप आइए, जिस तरह से एक हॉल यहाँ पे आपने बनाया है गर्ल्स ब्लॉक के लिए, बच्चियों की तालीम के लिए, और भी कुछ आप करना चाहते हैं तो मुझे बताइए। मैं खुद भले ना दे पाऊं, लेकिन फकीर सबके लिए इंतजाम रखते हैं। मैं इस कॉलेज के लिए कुछ ना कुछ जरूर दिलवाऊंगा, ये आपसे वादा कर रहा हूं। एक ऐसा फंड, एक ऐसी रकम जिससे यहाँ पे कोई हॉल बन सके, कोई लाइब्रेरी बन सके, मैं अपनी तरफ से ये वादा कर रहा हूं। और दुआ करिए, जैसा उमर साहब कह रहे थे, आने वाला वक्त ऐसा हो कि मुल्क के सियासी हालात करवट लेगी, तो आपकी दुआ रही तो आपका ये भाई इस पोजीशन में भी होगा कि इस कॉलेज को कुछ बहुत बड़ा दे सके। और ऐसा होगा, जरूर होगा, ये मुझे पूरा यकीन है। और उस दिन MH इंटर कॉलेज में आके मैंने जो वादा किया, यहाँ खड़े होकर के जो आपसे गुफ्तगू की है, उसके लिए आप आइएगा और मुझे याद दिलाइएगा, मैं इंशाल्लाह खड़ा मिलूंगा। और आप सब साथियों से गुजारिश है, अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपके बच्चे का पढ़ने में मन नहीं है तो अपने आसपास के किसी बच्चे को पढ़ाइए, क्योंकि शायद वो पढ़ना चाहता हो और उसके पास पढ़ने के रिसोर्सेज ना हो। बेसिक स्कूल बनाइए, यूनिवर्सिटियां बहुत हैं, बेसिक स्कूल की जरूरत है। बेसिक स्कूल में बच्चों को भेजना शुरू करिए। और इमरान प्रतापगढ़ी आपकी दुआओं की वजह से देश की पार्लियामेंट का हिस्सा है। मुझे याद है कि 2019 में जब राहुल गांधी जी ने मुझे बुलाया तो उन्होंने 3-4 मुलाकातों के बाद मुझे लगा कि ये आदमी वो आदमी है जिसके साथ इस देश की सियासत में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जा सकती है। मैं राहुल गांधी जी के कदम से कदम मिला करके पूरे हिंदुस्तान में चल रहा हूं, लड़ रहा हूं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जो भरोसा आपने जता रखा है उस भरोसे को मजबूत रखिएगा। और बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं तो आपकी दुआओं के सदके में हूं, वरना मुझ में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं वहां जाकर के आपकी खिदमत कर पाता। आपकी दुआओं ने बड़ा बनाया है। एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत सारा शुक्रिया। इंशाल्लाह ये इंस्टीट्यूशन, ये कॉलेज जब भी मुझे आवाज देगा, मैं सब कुछ छोड़ करके यहां आऊंगा, ये मेरा आप सबसे वादा है। बहुत शुक्रिया।